आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर। इस वीडियो में गद्य खंड पाठ 2 सुमिरनी के मन के अभ्यास प्रश्नों की व्याख्या करके आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? तो इसका उत्तर रहेगा कि सिद्धेश्वरी एक स्नेहशील माँ और जिम्मेदार पतिव्रता पत्नी है। तो क्या है? सबसे पहला पॉइंट आएगा स्नेहशील माँ और जिम्मेदार पत्नी। वह बेटों और पति को सुखी देखना चाहती थी। उसका बड़ा बेटा बेकारी से परेशान है, जो कि रामचंद्र है उसका बड़ा बेटा, वो बेकारी से परेशान है। इसलिए वो नहीं चाहती कि वह अपने मंझले भाई मोहन को लेकर भी परेशान हो जाए। तो इसलिए वो उसे झूठ ही बताती है कि जो मोहन है उसका पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा है और वह 10वीं की परीक्षा की तैयारी अपने किसी मित्र के पास जाकर करता है। यह दोनों बातें झूठी है, क्योंकि जो है सिद्धेश्वरी को पता है कि मोहन का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता और उसे यह भी नहीं पता कि वह कहाँ पर आवारागर्दी करने गया हुआ है। इसीलिए सिद्धेश्वरी झूठ बोलती है ताकि रामचंद्र की परेशानी ना बढ़ जाए। तो अब दूसरे प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो कहानी का जो है सबसे अधिक जो है जीवंत पात्र कौन है और उसके चरित्र हमें बताना है। तो जो दोपहर का भोजन कहानी है उसका सबसे ज़्यादा जीवंत पात्र सिद्धेश्वरी का है, क्योंकि वह अपने परिवार के हर व्यक्ति की चिंता करती रहती है। वह पति और तीनों बेटों को खुश करने के लिए उनके सामने हंसती है और सहज बनी रहती है, ताकि जो है वे सारे दुखों और चिंताओं को अकेले ही झेल पाए। वह स्वयं बेचारी भूखी रहती है, परंतु परिवार को भोजन करवाती है। इसीलिए उसकी सहनशीलता, संयम और सादगी प्रशंसनीय है। वह एक आदर्श नारी है और जिम्मेदार पत्नी है और एक स्नेहशील माँ है, जो कि अपने फ़र्ज़ को निभा रही है। इसीलिए वह जीवंत और सबसे अधिक जीवंत और दृढ़ पात्र है। तो उत्तर रहेगा कि सिद्धेश्वरी ही जो है इसमें मेन कैरेक्टर है। तो इस सिद्धेश्वरी के बारे में जो मुख्य मुख्य विशेषता है वो मैंने आपको इसके जवाब में बताई। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता झांक रही हो। तो अब जो है कौन कौन से ऐसे मुख्य प्रसंग थे। अब जैसे कि आपको विदित है कि यह जो है पूरी की पूरी कहानी गरीबी का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती है। तो पहली लाइन आएगी कि पूरी कहानी ही गरीबी का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती है। सिद्धेश्वरी का पानी पीकर भरपेट करना और कुपोषण का उसका बेटा 6 वर्षीय प्रमोद का शिकार हो जाना और रसोई घर में दाल और रोटियों की कमी का होना, यह सब जो है गरीबी को दर्शाते हैं। मुंशी जी का भी छंटनी से बेकार हो जाना और रामचंद्र का, जो बड़ा बेटा उसका रामचंद्र है, उसका नौकरी के लिए दर दर भटकना और मोहन के पढ़ने की व्यवस्था न हो पाना, यह सब तथ्य गरीबी को प्रकट करते हैं और पूरे घर में गरीबी के कारण अजीब सा शोक का वातावरण छाया हुआ है। तो ये जो है मुख्य प्रसंग थे जो कि गरीबी की विवशता को बता रहे हैं। चौथा प्रश्न है, सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। तो इसका भी मिला जुला ही जवाब रहेगा इन ऊपर वाले क्वेश्चन से। सिद्धेश्वरी इस कहानी में झूठ बोलकर परिवार के सदस्यों में क्या बढ़ाना चाहती थी? स्नेह और सद्भाव, ताकि परिवार के सदस्यों की परेशानी कम हो जाए। वह अपने पति से कहती है कि उसका जो बड़ा लड़का है रामचंद्र, वह उन्हें देवता समझता है और
बड़े लड़के मोहन से कहती है कि तुम्हारा मंझला भाई अब पढ़ने लगा है और पढ़ने के लिए मित्र के घर जाता है। और वह बड़े लड़के को बताती है कि उसका सबसे जो छोटा बेटा प्रमोद है वह अब खाने की चीज़ों के लिए ज़िद नहीं करता और अब वह गुस्सा भी नहीं करता। और वह जो अपने मंझला बेटा है मोहन, उसको बताती है कि उसका बड़ा भाई रामचंद्र उसे बहुत होनहार और समझदार मानता है। बेचारी सिद्धेश्वरी यह सब बातें झूठ बोलकर अपने परिवार को जोड़ रखने का प्रयास करती है। नेक्स्ट पांचवा है, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो अमरकांत जी ने पूरी कहानी में बहुत ही सरल और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। क्योंकि अमरकांत जी की भाषा सरल और पात्र अनुकूल एवं प्रसंग के अनुकूल है। गरीबी का चित्रण करने के लिए वे समर्थ हैं, क्योंकि सशक्त भाषा के द्वारा वे गरीबी के बिंब को उभार सकते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत ही सशक्त भाषा का प्रयोग किया है ताकि जो है वो गरीबी का चित्रण कर सकें। 6 साल का नन्हा सा बेटा प्रमोद सोया है और उसके माध्यम से लेखक घर के उदास वातावरण, गरीबी और बदहाली का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, ये जो है 5 में लाइनें हैं। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे। और उसका जो पेट लेखक ने बताया है, वो बताया है कि पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था और उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थी। ये जो लाइनें जो है यहाँ पर अमरकांत जी के द्वारा इस कहानी में लिखी गई हैं। बोलचाल की इस भाषा में न केवल घर की दुर्दशा का चित्रण हुआ है, बल्कि बच्चे के फूले पेट और मुरझाई बाजुओं से उसके कुपोषण के शिकार होने का भी पता चल जाता है। क्योंकि बच्चे का नंग धड़ंग होना और उस पर मक्खियाँ भिन भिनाना ये जो है गरीबी और गंदगी का सूचक है। तो ये था 5वें प्रश्न का साधारण सा जवाब। क्योंकि मैंने आपको पाठ का सार समझाया था, कहानी के सार में ही इन सब प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि बहुत ही सिंपल से हैं। रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के बहाने करते हैं और उसमें कैसी विवशता है स्पष्ट करें। तो देखिए, जब रामचंद्र मोहन और मुंशी दोपहर का भोजन करने घर पर बारी बारी आते हैं तो सिद्धेश्वरी उन्हें खाना परोसती है। घर के सभी सदस्य जानते हैं कि किसी के हिस्से में भी 2 से अधिक रोटियां नहीं आएंगी। ये बात सबको पता होती है, उसके पति को भी, उसके बड़े बेटे को भी और मोहन को भी, कि सिर्फ 2 से ज़्यादा उनके हिस्से में नहीं आएगी। क्योंकि घर पर आटे की कमी है और दाल भी सीमित मात्रा में ही है और उनमें से कोई भी इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता कि भोजन कम है। इसीलिए जो है वो भर पेट भोजन करने का अभिनय करता है। और सिद्धेश्वरी बेचारी तो घर के सदस्यों को अपने हिस्से से अधिक रोटी लेने का आग्रह करती है। तो वो जो है सभी बहाने बनाकर उठ जाते हैं। अब सभी जानते हैं कि यदि जो है एक भी सदस्य ज़्यादा रोटी लेगा तो किसी न किसी को परिवार में भूखा रहना पड़ता है और सबके अंत में सिद्धेश्वरी खाएगी, इसीलिए वही भूखी रहेगी। इस व्यवस्था के कारण में पेट का भरी होना और भूख न होने का बहाना करके आधा पेट भोजन करके ही उठ जाते हैं। ये जो है उनकी गरीबी को चित्रित करती है ये सारी बातें। सिद्धेश्वरी की जगह अगर आप होते तो क्या करते, ये जो है क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर, उदास सिद्धेश्वरी अपने आप में खोए खोए बतियाती रहती है। तेज दोपहरी है और ऐसा लगता है कि मानो वह खुद में ही खोई है। और सिद्धेश्वरी मालूम होता है अब बारिश
नहीं होगी। और मुंशी जी कहते हैं कि मक्खियाँ बहुत हो गई है। और सिद्धेश्वरी जी का कथन होता है कि फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया। और मुंशी जी कहते हैं कि गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़की एमए पास है। अब इन दोनों के वार्तालाप से पता चलता है कि दोनों अपने आप में खोए हुए हैं और दोनों के मन में उदासी इन वाक्यों में झलकती रहती है। और दोनों के कथोपकथन से गरीबी और उदासी के सूत्र में बंधे हुए हैं और दोनों के मन में मौसम की कठोरता और परिवार की दुर्दशा के विषय में वार्तालाप जो है लेखक के द्वारा बताया गया है। और अगर सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते? सिद्धेश्वरी की जगह अगर आप भी होते तो आप भी जो है परिवार के लिए सेक्रीफाइस करते, बलिदान देते और खुद जो है कम खाकर जो है परिवार के सदस्यों को आप भरपेट खाना खिलाते, क्योंकि जो है स्त्री को त्याग की मूर्ति बताया गया है। क्योंकि जो है स्त्री हमेशा यही चाहती है कि उसका परिवार एक दूसरे से जुड़ा रहे, परिवार बिखरे नहीं। इसलिए जो है एक नारी जो है यहाँ पर उसके चरित्र को लेखक अमरकांत जी के द्वारा वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध करें। लेखक अमरकांत जी के अनुसार रसोई संभालना सच में बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। किस तरह से जो है सिद्धेश्वरी अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करती है, हालांकि उनके पास आटा भी सीमित मात्रा में है और दाल भी सीमित मात्रा है, परंतु सिद्धेश्वरी अपने परिवार के पेट को भरने में कोई भी कमी नहीं रखती है। तभी तो वह जो है सभी सदस्यों से आग्रह करती है कि एक रोटी और ले लें। अंत में बेचारी सिद्धेश्वरी के पास एक ही रोटी बचती है, जिसमें से आधी रोटी वह प्रमोद के लिए रख छोड़ती है और आधी रोटी खाकर ही अपना जीवन यापन करती है। तो इन सब जो है तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि रसोई संभालना वास्तव में बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि इस व्यवस्था के कारण जो पूरे सदस्य हैं वह कुछ न कुछ खा पाते हैं। अगर नहीं तो ये सिद्धेश्वरी की मैनेजमेंट है कि सभी सदस्यों को दो दो रोटी मिल पाती है। लेखक के अनुसार रसोई संभालना वाकई बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी है, कैसे? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका जो है अपने शब्दों में क्या उत्तर रहेगा। सिद्धेश्वरी परिवार के सदस्यों से झूठ किसी लालच या स्वार्थ से नहीं बोलती है। ये आपको पता है कि सिद्धेश्वरी जो है परिवार के सदस्यों से झूठ इसीलिए बोलती है क्योंकि वह परिवार में स्नेह और सद्भाव को बढ़ाना चाहती थी और परिवार के लोगों के कष्ट को कम करने के लिए वह झूठ बोलती है। वह ऐसा झूठ जिससे सबका हित हो और किसी को भी हानि न हो, इसीलिए उसका जो झूठ है वह 100 सत्यों पर भी भारी है। 10वां प्रश्न है, आशय को आपने स्पष्ट करना है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से एक लोटा पानी भरकर गटगट चढ़ा गई। इसका जो आशय है कि सिद्धेश्वरी पगली की तरह उठ जाती है और अब अपनी भूख को मिटाने के लिए एक पानी का लोटा पी लेती है और उसका आचरण ऐसा था मानो वह होश में न हो और वह नशे में कार्य कर रही हो।
नेक्स्ट, वह यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। सिद्धेश्वर ने मंझले लड़के मोहन की तरफ इसलिए देखा जैसे कि उसने चोरी की हो, क्योंकि सिद्धेश्वरी को पता है कि उसका मंझला लड़का मोहन पढ़ाई नहीं करता है और न जाने वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहाँ आवारा गर्दी करता है। इसलिए जो है उसका यह कहकर अपने लड़के की ओर देखना इस बात का प्रमाण है कि उसका बेटा उससे कुछ छुपा रहा हो। तो ये थे अमरकांत द्वारा रचित पाठ दोपहर के भोजन के अभ्यास प्रश्न। मैं आशा करती हूँ कि आपको इनके उत्तर ज़रूर समझ आए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गद्य खंड के इन अभ्यास प्रश्नों के साथ 2 पाठ पूरे होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।